मेरा नाम मीरा है। हम दो भाई बहन थे। मेरे पिता का देहांत तो काफी सालों पहले हो चुका था, लेकिन मेरी माँ की मौत मेरे भाई की शादी से पहले हुई थी। ये बड़े उम्मीद से अपने भाभी को लेकर आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि घर आ जाने के बाद वह मुझ पर क्या जुल्म करेगी। एक दिन भैया काम से जब घर वापस आए तो मैंने जल्दी जल्दी भैया के लिए ताजा रोटियां तवे से उतारी। भाभी को मैं खाना पहले ही दे चुकी थी। मैं घर के सारे काम खुद ही क्या करती थी, लेकिन जैसे ही मैं खाना लेकर भैया के सामने गई तो भाभी ने अपना खाना मेरे आते ही जमीन पर फेंक दिया और गुस्से से बोली कि तूने कैसा खाना बनाया है? क्या इस तरह से सब्जी बनाई जाती है? आखिर तुम अपनी भाभी से ऐसी कौन सी दुश्मनी निकालना चाह रही हो? मैं डर के मारे जल्दी से 2 कदम पीछे हट गई थी। मैंने कहा, क्या हुआ भाभी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तो भाभी कहने लगी, तुमने सब्जी को ठीक से साफ नहीं किया था। सब्जी में कंकड़ लग रही है, उसमें रेतीलापन आ रहा है। तुमने सब्जी को ढंग से नहीं धोया था। तुम क्या मुझे बीमार करना चाहती हो? अगर मुझे किसी तरह की बीमारी हो जाती है तो तुम्हें भला इन सब से क्या फर्क पड़ता है? तुम तो यही चाहती हो ना कि मैं बीमार होकर बिस्तर में से लग जाऊं, क्योंकि नुकसान तो मेरा ही होना था और तुम्हारा इसमें फायदा हो जाएगा। तुम्हारा क्या चाहता है? तुम तो मुझे बीमार देखकर खुश हो जाओगी। मुझे जरा बताओ कि तुमने सब्जी को ढंग से क्यों नहीं साफ किया? कभी तो कोई काम ढंग से कर लिया करो। लेकिन नहीं, तुमने तो कसम खा रखी है ना कि मुझे परेशान करने की, हर रोज तुम मुझे तंग करने के लिए कोई ना कोई काम जरूर बिगाड़ती हो और फिर कहती हो कि लो अब इससे भुगतो। तुम मुझे परेशान करने का कोई बहाना नहीं छोड़ती। मैं भाभी की बातें सुनकर खामोश रह गई, मगर भाभी अभी भी गुस्से में मुझे बुरा भला कह रही थी और कहने लगी, क्या तुम्हारा काम में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता? तुम बिल्कुल भी कोई काम ध्यान से नहीं करती हो। ना जाने तुम किन सोच में खोई रहती हो। मुझे लगता है कि तुम प्यार मोहब्बत में पड़ गई हो। भाभी की यह बातें सुनकर मैं तो रोने लगी थी और मैंने कहा कि नहीं भाभी, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? आपको भगवान का वास्ता मुझ पर इस तरह का इल्जाम मत लगाइए। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं तो घर से बाहर तक नहीं निकलती हूँ और ना ही मेरा कहीं आना जाना होता है। मैं ऐसी हरकत तो कभी नहीं कर सकती, बल्कि इस बारे में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। मेरी बात सुनकर भाभी कहने लगी, जो तुम जैसी लड़की चालाक लड़कियां ऐसी ही करती है ना। वह घर में बैठे बैठे ही बहुत कुछ कर लेती है। उन्हें कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं होती। तभी हम दोनों के बीच होने वाली बा, बातें भैया भी शामिल हो गए थे। मैंने आंखों में आंसू भरते हुए भाभी की तरफ मायूस नजरों से भैया की तरफ देखा कि शायद भैया को मुझ पर कुछ तरस आ जाए और वह मेरी साइड से कुछ बोले, लेकिन भैया सर झुकाए हुए बैठे थे, बड़े आराम से मुझ पर लगाए हुए भाभी के आरोप सुन रहे थे। भैया भाभी की शादी को तो अभी कुछ ही साल गुजरे थे, लेकिन भैया को तो मुझे बचपन से ही जानते थे कि मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। भाभी मुझ पर जो इल्जाम लगा रही थी और कहने लगी कि इतनी मासूम तो नहीं हो जितनी अपने भैया के सामने बनने की कोशिश कर रही हो। इस तरह की शक्ल बनाकर आखिर तुम क्या साबित करना चाहती हो? कि तुम पर इस घर में बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे हैं, या फिर तुम बहुत सीधी हो, मैं बहुत ज्यादा जालिम हूँ जो तुम पर भरोसा जुल्म सितम करती रहती हूँ? भाभी की इतनी बातें सुनने के बावजूद भैया हमेशा की तरह खामोश ही रहे थे। उन्होंने भाभी को कुछ भी नहीं कहा और फिर भैया ने मेरी तरफ देखा और कहने लगे, मीरा, तुम्हारी भाभी ठीक ही तो कह रही है। आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ पर होता है? घर के कामों में ध्यान दो। तुम अब बच्ची नहीं रही हो, जवान हो गई हो। तुम किन ख्यालों में खोई रहती हो? अपना थोड़ा सा ध्यान घर के कामों में भी लगाया करो। निकल जाओ कि इन फिजूल के चक्कर में से जिसमें तुम आजकल पड़ चुकी हो। और फिर भैया ने सख्त शब्दों में कहा कि मैं आगे से तुम्हें इतनी लापरवाही से काम करते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। भाभी की ही जबान बोल रहे थे। मैंने भी अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को छुपाकर भैया और भाभी से माफी मांग ली थी और उसने कहा कि मैं आइंदा ख्याल रखूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को दोबारा मुझे किसी भी तरह की कोई शिकायत ना हो। लेकिन भाभी फिर भी जल्दी से मुझे ताने भरे शब्दों में कहने लगी कि अरे तुम तो रहने दो, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानती हूँ। तुम अपना इस इमोशनल ड्रामा किसी और के सामने जाकर करना
जो तुम्हारी हकीकत को जानता ना हो और तुम्हें भी ना जानता हो। हम तो तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं। तो भैया फौरन ही भाभी से कहने लगे, अच्छा अब बस भी क्या करो शारदा, तुम्हारी बीपी हाई हो गई है क्या? वैसे भी ये अभी बच्ची है, धीरे धीरे घर के सारे काम समझ जाएगी। भाभी कहने लगी, यह बच्ची है? आपको यह किस एंगल से बच्ची लगती है? बच्चे भी इस उम्र में ढंग से काम करते हैं? आप खुद बताओ कि बच्चों के लक्षण इस तरह के होते हैं क्या? और वैसे भी इनकी शादी की उम्र होती जा रही है। कल को यह ससुराल जाकर इस तरह के खाना बनाएगी तो उसका ससुराल वाले हमें ही बुरा भला कहेंगे ना। कहेंगे कि इसको कुछ नहीं सिखाया, मेरा ही नाम बदनाम होगा। इसकी भाभी ने इनको कोई तौर तरीका नहीं सिखाया है, इसके आगे पीछे तो कोई है नहीं। आखिर को सर इल्जाम तो मुझ पर ही आएगा ना। लेकिन किसी को क्या पता कि भाभी बेचारी तो खुद इसके हाथों सुबह शाम जलील होती रहती है। फिर मैं भी भाभी से कहा कि आप आखिर के लक्षणों की बात कर रहे हैं, भाभी मुझे भी तो कुछ बताइए कि मैं भी देखूं कि मैं आखिर करती क्या हूँ। भाभी मेरी बात सुनकर आग बबूला हो गई और कहने लगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने जबान चला? लो देख लो अपनी बहन की करतूत, देखो यह किस तरह से मुझसे जुबान चला रही है। ये देखो अपनी बहन की किस तरह मुझसे बदतमीजी कर रही है। इसमें तो तुम्हारा भी लिहाज नहीं कि जब तुम खुद ही देख लो कि ये मैडम तुम्हारे तुम्हारे सामने मेरे साथ इस तरह से बातें कर रही है, तो जब तुम घर पर नहीं होते हो तब यह मेरे साथ किस तरह की बातें करेगी? यह मेरे साथ तुम्हारा पीछे भी इस तरह की गलत बिहेवियर करती है और हमेशा से ही सुकून कर लेती है। भाभी की बात सुनकर भैया ने मेरी तरफ तेवर चढ़ाते हुए देखा और गुस्से में कहा, बड़ों से बात इस तरीके से नहीं की जाती है। क्या तुम्हें तमीज नाम की कोई चीज नहीं है? या फिर सब कुछ उठा कर रख दी है सारी की सारी? तुम अभी तक यहाँ पर खड़ी हो, क्या कर रही हो? यह सब बर्तन उठाओ और जाओ यहाँ से। और दोबारा इस बात पर ध्यान रखना कि आगे से मैं कभी तुम्हें तुम्हारी भाभी की बदतमीजी करते हुए ना देखूं। तुम्हें मेरी बात समझ आ गई है ना मेरा? इसे मेरी लास्ट वार्निंग समझो, आगे से मुझे किसी शिकायत का मौका नहीं चाहिए। मैंने आज तो यह सब बर्दाश्त कर लिया, दोबारा नहीं करूंगी। फिर मुझसे शिकायत मत करना। चलो अब जो अपने काम में लग जाओ। तो फिर मैंने भैया की बात पर कहा, ठीक है भैया, मैं आगे से कोई गलती नहीं करूंगी, ध्यान रखूंगी। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर खूब जोर जोर से फुट फुट कर रोने लगी थी। मैंने अपने माँ बाप की तस्वीर उठाई और उनके फोटो से बात करने लगी कि देखो ना लाडली बेटी को किस हाल में रखा जा रहा है, वह किस तरह से जिंदगी गुजार रही है और आपकी अपनी बेटी के साथ अपने ही घर में किस तरह का सुलूक किया जा रहा है। भैया तो पहले ही जैसे ही रहे नहीं, भाभी के आने से बिल्कुल बदल गए हैं। भाभी ने उनको बिल्कुल अपने जैसा बना लिया है। भाभी जी उनकी मेरी शिकायत पर देती है, उन्हें मेरी अंदर वही गलत दिखाई देने लगती है। माँ पापा, आप लोग तो जानते हैं ना कि आपकी बेटी बिल्कुल भी गलत नहीं है। भाभी तो हमेशा मुझे गलत करते रहती है और भैया को भी मेरे किसी बात पर यकीन नहीं आने देती। काश माँ पापा मैं भी आप लोगों के साथ ही मर गई होती तो आज मुझे यह सब कुछ न झेलना पड़ता। अगले दिन मैं सुबह फर्श की झाड़ू लगा रही थी, तभी भाभी ने मुझे आवाज दी और बड़े प्यार से कहा, मेरा बेटा तुम कहाँ हो? तुम सो कर उठ गई हो या नहीं? अभी तक सो रही हो क्या? भाभी की इतनी इज्जत और प्यार भरी आवाज सुनकर तो मैं घबरा गई थी और मैंने जल्दी से कमरे से बाहर निकल कर देखा कि बाहर सब तो ठीक है। फिर भाभी की आवाज मेरे कानों में पड़ी। भाभी कह रही थी, मामा जी आप बैठिए ना, मैं अभी मीरा को बुलाती हूँ। भाभी ने मुझे कमरे से निकलता हुआ देखकर बाजू से पकड़कर दोबारा कमरे में खींच कर ले आई और मुझे जल्दी से तैयार होने के लिए कहा। भाभी ने मुझे अपने नए कपड़े निकाल कर दिए और पहनने के लिए कहा तो मैंने फौरन ही उनके नए कपड़े पहनने के लिए इनकार कर दिया और भाभी से कहा कि मैं आपका ये सूट नहीं पहन सकती, ये तो बहुत महंगा है और आपका फेवरेट भी है। मैं भला उसको इतने महंगे कपड़ों को कैसे पहन सकती हूँ? तो भाभी ने धीमी आवाज में मेरी तरफ देखते हुए कहा, धमकाने वाली अंदाज में कहने लगी, क्या जैसे मैं कहूँ बस वैसे ही खामोशी से करती जाओ। अगर तुमने थोड़ी सी भी होशियारी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ वह सुलूक करूंगी जिसके बारे में तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैंने घबरा कर जल्दी से अपना सर
हिला दिया और तैयार होने के लिए मैं अपने कमरे में जा रही थी। तभी अचानक मेरी नज़र मामा जी पर पड़ गई। मैं भागकर जोर से मामा जी के गले से लग गई और उनके गले लगाकर दहाड़-दहाड़ कर रोना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने अपनी फीलिंग्स को बड़ी मुश्किल के साथ कंट्रोल किया था, क्योंकि भाभी यही चाहती थी कि मामा जी को लगे कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। भैया और भाभी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, इसलिए मैंने अपने चेहरे पर एक दिखावे की मुस्कुराहट सजाकर मामा जी को नमस्ते किया और उसके पैर छुए। उसने कहा, मामा जी कैसे हैं आप और कब आए हैं? विदेश से इतने सालों के बाद घर का चक्कर लगाया है आपने, आपको कभी मेरी याद नहीं आई? मामा जी कहने लगे, अरे अरे मीरा बेटी, अब बस भी क्या करो, सांस भी तो ले लो, और कितने सवाल एक ही सांस में करोगी? मामा जी की बात सुनकर मैं भी शर्मिंदा सी होकर चुप हो गई थी। मामा जी ने कहा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? तुम ठीक हो ना मीरा? आओ यहाँ मेरे पास बैठो। मीरा ने तो तुम्हें हमेशा बहुत याद करता हूँ। तुम्हारी मामी और तुम्हारी बहन भाई भी तुम्हें बहुत याद करते हैं। लेकिन हर इंसान की कुछ मजबूरियां होती है। बस इन मजबूरियों के बावजूद भी दिल को बहुत करता है कि यहाँ पर आने का। लेकिन बेटा, आप हर साल भी तो यहाँ पर नहीं आया जा सकता है ना? अगर मैं तुम्हें सच बताऊं ना मीरा, तो तुम्हारी माँ के इस तरह अचानक से मर जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो गया था और हमेशा परेशान रहता था। सोचता था ना कि ना जाने तुम किस हाल में होगी, लेकिन अब तुम्हें इस तरह से मुस्कुराता हुआ और खुश देखकर मेरे दिल का बहुत सुकून मिला है और अब मैं तुम्हारी तरफ से बहुत बेफिक्री हो गया हूँ। मैं तो बस अब तुम्हारे लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम हमेशा इसी तरह से खुश और मुस्कुराती रहो। मैं अपने मामा जी के साथ बचपन से ही बहुत ज़्यादा अटैच रही थी, और फिर मेरी माँ की मौत के बाद तो मैं और भी ज़्यादा उनके करीब हो गई थी। मामा जी मेरी माँ की मौत के बाद अपनी फैमिली को लेकर विदेश में शिफ्ट हो गए थे, और जब उनको 2 साल बाद यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। मामा जी के हाल चाल पूछने के बाद मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ बैठकर आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाने की तैयारी करती हूँ। इस बात पर भाभी फौरन से उठी और कहने लगी, मीरा, तुम कहाँ खाना बनाना जानती हो? तुमने तो एक कप चाय भी पकानी नहीं आती। तुम मामा जी के पास बैठो, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ, और वैसे भी तुम कोई घर का ही काम नहीं करना। भला तुम खाना कैसे बनाओगी? भाभी ने किचन में जाकर मामा जी के लिए खाना तैयार करना शुरू कर दिया था, और मैं मामा जी के पास बैठकर उनसे बातें कर रही थी। भाभी ने 1 घंटे बाद जब खाना तैयार कर लिया तो मामा जी और मैंने साथ में ही खाना खाया था। भाभी ने मुझे अपने हाथ से खाना निकाल कर दिया था और कहने लगी कि ये लो मीरा, मेरे हाथ से खाना खाओ, मैं तुम्हें अपने हाथ से निकाल कर देती हूँ। मामा जी भाभी की ऐसी हरकतें देखकर उसने बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। खुद को अच्छा साबित करने के लिए भाभी ने जो मेहनत की थी, उनको वो मेहनत रंग ले आई थी। मामा जी ने मुझसे कहा, मीरा देखो, तुम्हारी भाभी कितनी अच्छी है, बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह है। तुम्हारी माँ भी मेहमानों को इतना ही ख्याल रखती थी। तुम भी अपने भाभी की इसी तरह से ख्याल रखो जैसे वह तुम्हारा ख्याल रखती है। मामा जी की बातें सुनकर भाभी फौरन ही कहने लगी, अरे मामा जी, यह बेचारी तो बिन माँ बाप की बच्ची है। आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं और अभिनव तो इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। इतना ज्यादा ख्याल रखते हैं कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। अभिनव की तो अपनी बहन में जान बसती है, और बसे भी क्यों नहीं, यह उनकी एकलौती बहन जो है। अभिनव से ज्यादा तो मुझे मेरा बहुत ज्यादा प्यारी है। मैं तो इसका बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह ख्याल रखती हूँ, क्योंकि मामा जी मुझे भगवान से बहुत डर लगता है। मैं तो यही बात सोचती हूँ कि अगर इसके कोई भी ऊंच नीच वाली बात हो गई तो हम लोग ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे। भाभी की इनकी मीठी मीठी बातें सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गई थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं बड़े अंधविश्वास के साथ भाभी को देखते हुए कि दिल ही दिल में सोचने लगी कि काश आप सच में भगवान जी से डरती होती। आखिरकार मुझ पर इतने जुल्म करने के बाद आपको मामा जी के सामने इतने झूठ तो नहीं बोलने पड़ते। भाभी ने खूब मौके का फायदा उठाया और मामा जी ने उनको मोहब्बत भरी नजरों से देखा और कहा कि भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा बहू। तुम बिन माता पिता की बच्ची का बहुत ख्याल रखती हो और उसे इतना प्यार करती हो।
भगवान तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर देगा और कभी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। मामा जी कहने लगे, अरे बातों की बातों में यह देना ही भूल गया। देखो मेरा ये गिफ्ट तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मैंने गिफ्ट्स पकड़ते हुए मामा जी को थैंक यू बोला और उन्हें कहा, यह सब लाने में आपको क्या जरूरत थी? आप आ गए ही मेरे लिए बहुत है। हमारे घर से खाना खाने के बाद मामा जी हमारे घर से वापस चले गए थे। मामा जी के जाते ही भाभी भी अपने असली रूप में आ गई थी। उन्होंने मुझसे मामा जी के दिए हुए सारे गिफ्ट छीन लिए और उन्हें अपने कमरे में लेकर चली गई। फिर मुझसे कहने लगी, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। आप जाकर किचन का काम देख लो। मामा जी के सामने मैंने खाना बना दिया। इसका मतलब यह नहीं कि अब मैं ही खाना बनाया करूंगी। साफ सफाई में लग जाओ। भैया और भाभी की इस तरह के बदलते हुए रूप को देखकर मेरा हर रिश्ते से विश्वास और यकीन उठ गया था। एक दिन भैया जल्दी ही घर आ गए थे और उनके हाथों में थैला भी मौजूद था। भैया ने मुझे आवाज लगाई और थैला मेरी तरफ बढ़ाकर कहने लगे, यह लो पकड़ो। इसमें तुम्हारे लिए कपड़े हैं। इसे शाम को पहनकर अच्छे से तैयार हो जाना। मैंने भैया के हाथ से खुशी खुशी वह थैला पकड़ लिया था और पकड़ते वक्त मैंने सोचा कि आज आखिर इतने सालों के बाद भैया को मेरा ख्याल कैसे आ गया, क्योंकि मैंने तो हमेशा भाभी के दिए हुए पुराने कपड़े ही पहने थे। वह मेरे लिए नए कपड़े आखिर क्यों लेकर आए थे? यह सब देखकर तो मैं बड़ी हैरान हो रही थी और सोचने लगी कि आज तो कोई त्योहार भी नहीं है, ना होली है ना दिवाली है, तो फिर भैया मेरे लिए यह सब क्यों लेकर आए हैं? भला इसे पहनकर आखिर मुझे क्यों तैयार होना है? यह बात भी मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैंने फौरन ही भैया से पूछा कि भैया आखिर मुझे तैयार क्यों होना है? कोई खास बात है क्या? क्या? तो भैया मेरे सर पर हाथ रखकर कहने लगे, क्योंकि आज तुम्हारी शादी है। तुम तैयार रहना। आज रात को मैं तुम्हारा एक अच्छे और शरीफ लड़के के साथ शादी करवाने जा रहा हूँ। आज भैया मुझे बहुत ज्यादा मूड में लग रहे थे। भैया की बात सुनकर पहले तो मैं थोड़ी सी घबरा गई थी। फिर मुझे लगा कि वह मुझे तंग करने के लिए शायद मेरी साथ मजाक कर रहे हैं, इसलिए यह सब कुछ कह रहे हैं। मैं तो बस मुस्कुरा दी थी और भैया से कहने लगी, भैया मुझे पता है आप जरूर मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? तो भैया ने बड़े ही सीरियस होते हुए मेरी तरफ देख कर कहा कि मैंने आज तक तुमसे पहले कभी मजाक नहीं किया है, तो फिर आज भला कैसे कर सकता हूँ? भैया की बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे पैरों तले जमीन खिसक ली हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस वक्त क्या करूं। भैया ने इस शादी के लिए मना कर दूं या फिर उनके कहने के मुताबिक शादी कर लूं। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने रोना शुरू कर दिया था। मैंने बहुत सोच समझ कर भैया से कहा कि भैया अभी मुझे शादी नहीं करनी है। आपको भगवान की सौगंध है कि मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म मत करो। भैया कहने लगे, अरे इसमें जुल्म वाली भला बात क्या है? भैया ने सवाल करते हुए अंदाज में मुझसे पूछा था कि मैं खामोश हो गई थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा, शादी तो हर लड़की की होती है, यह तो दुनिया का दस्तूर है और लड़की को विदा होकर अपने ससुराल जाना होता है। तुम अपनी भाभी को ही देख लो। जब तुम्हारी भाभी भी तो किसी का घर छोड़कर हमारे घर पर आई है ना, तुम्हारे साथ कुछ अनोखा तो नहीं होने जा रहा है जो तुम शादी के बात पर इस तरह से रिएक्ट कर रही हो। भैया की बात सुनकर मैं भैया का हाथ पकड़ कर रोने लगी थी और बड़ी उम्मीद के साथ रोते हुए रिएक्ट करते हुए मैंने भैया को देखा था और सिर को नहीं इशारे से हिलाते हुए कहा, भैया प्लीज ऐसा मत करो। मैं शादी नहीं करना चाहती। मुझे लगा कि शायद भैया मेरी बात मान जाएंगे, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया था। उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी थी और मेरी सारी उम्मीदों को तोड़कर चले गए थे। मैं अपने कमरे में लाचार और बेबस बैठकर बुरी तरह से रो रही थी। कभी अचानक से भाभी मेरे कमरे में गुस्से में लाल पीला होती हुई आ गई और मुझसे कहने लगी कि तुम अभी तक बैठी हो, यहाँ नौटंकी कर रही हो। बस बहुत हो गया रोना धोना। रात को 8 बजे तुम्हारे करीब के मंदिर में ही शादी है। मेरी नजर जल्दी से घड़ी की तरफ गई तो शाम के 4 बज चुके थे और मेरे पास अभी 4 घंटे ही बाकी थे। आप इन 4 घंटों में ही मुझे सब कुछ ठीक करना था। भैया और भाभी को मनाना था ताकि वह मेरी शादी ना करे। मेरे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ था। मैंने सोच लिया था कि मैं एक बार फिर से भैया भाभी से बात करूंगी, उनके पांव पकड़ूंगी। बस किसी भी तरह से इस बार भैया भाभी को मना लूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा था। लेकिन बस यह मान
ही जाएंगे और मैं उनको मना ही लूंगी। आखिर वह मेरे भैया हैं, उन्हें मेरा कुछ तो ख्याल होगा, वह मेरी बात का कुछ तो मान ही रखेंगे। इसलिए मैं तुरंत भागती हुई भैया के कमरे में गई तो मेरे पीछे पीछे भाभी भी आ गई। भैया के कमरे में आ गई थी मैं और मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई भाभी। फिर मैंने भैया से रोते हुए रिएक्ट की कि भैया मुझे यह शादी नहीं करनी है। जिस इंसान को मैं जानती नहीं, कभी उसको देखा भी नहीं, भला उनके साथ मैं शादी कैसे कर सकती हूँ। आओ, मेरे साथ इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। मेरी बात सुनने के बाद भैया ने मुझे शक की नजरों से देखा और कहने लगे, तुम्हें कहने का क्या मतलब है? यह बताओ कि तुम फिर किसी लड़के को जानती हो या फिर तुम किससे शादी करना चाहती हो? मुझे भी तो जरा उस लड़के के बारे में बताओ कि वो कौन है। तुम्हारी बातों से मुझे साफ साफ लग रहा है कि तुम्हारी जरूरत किसी के साथ जान पहचान बन गई है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी भाभी तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहती थी कि तुम किन चक्रों में पड़ गई हो। मैंने कहा, नहीं नहीं भैया, ऐसा कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मेरे किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है और ना ही मैं किसी के साथ शादी करना चाहती हूँ। भला मैं तो किसी के साथ भी शादी करना नहीं चाहती, क्योंकि मेरा अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो बस आप लोगों के साथ ही रहना चाहती हूँ। भैया मेरी बात सुनकर कहने लगे, अच्छा, जब ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर इस शादी से इनकार क्यों कर रही हो? भैया ने मुझे इंक्वायरी करने वाले अंदाज में सवाल किया था और फिर कहने लगे, अगर तुम्हारे पास इस शादी के इनकार की कोई खास वजह नहीं है तो फिर कर दो, मुझे गलत साबित और मान जाओ कि इस शादी के लिए। अचानक ही पीछे से भाभी कहने लगी, अरे अभिनव, आपको अभी भी लगता है कि यह आपकी मर्जी के मुताबिक शादी करेगी? आपके इसके नखरे नहीं देखे हैं जो आपको इस शादी के लिए इनकार कर रही है? आखिर इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगा। उसी के कहने के से ही तो यह इस शादी से मना कर रही है। इसको किसी ने कोई आस और उम्मीद जरूर दी होगी, इसलिए ही तो यह इस तरह की बातें कर रही है। मैं नहीं कहती थी ना कि आपको कि आपकी बहन जरूर एक ना एक दिन गोल्ड खिलाएगी, लेकिन आपने तो मेरी बात का रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। अब तो आपको मेरी बात पर यकीन आ गया होगा ना। मैं ठीक कहती थी ना, एक दिन यह आपको मुंह काला करवा के ही मानेगी। देख लिया आपने, हमने किसी के सामने मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा। भाभी ने हमेशा की तरह जख्म पर नमक छिड़का था। भैया और भाभी की इस तरह की बातें सुनकर मैंने अपने बहते हुए आंसुओं को साफ कर दिया था और भैया से कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। और फिर मैं अपने कमरे में वापस आ गई थी, क्योंकि भैया और भाभी ने मेरा मान, मेरा भरोसा, मेरी उम्मीद और यहाँ तक कि मुझे भी तोड़ कर रख दिया था। भैया और भाभी ने मुझे हमेशा की तरह एक कटहरे में खड़ा कर दिया था और मुझसे मेरा सफाइयां मांग रहे थे। उनको मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने अपनी सफाई देना बंद कर दिया, क्योंकि अब बात मेरी कैरेक्टर पर आ गई थी। मैंने भैया की बात मान ली थी। मेरी शादी बहुत ही सिंपल तरीके से मंदिर में हो गई थी। मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई थी और दुल्हन बनकर सजी हुई अपने पति शांतुन के आने का इंतजार कर रही थी। मैंने अपने पति को नहीं देखा था और मैं दिल में ही दिल यह भी सोच रही थी कि पता नहीं शांतुन दिखने में कैसा होगा, उनको बिहेवियर किस तरह का होगा। मैं अभी यह सब कुछ सोच ही रही थी कि अचानक मुझे दरवाजा खोलने की आवाज आई और साथ ही कमरे में चारों तरफ अंधेरा छा गया। मैं जल्दी से अपना घूंघट उठाया और डर के मारे पूछा कि लाइट क्यों बंद कर दिए? तो शांतुन ने मेरे करीब बैठकर मुझसे कहा, जब तक तुम मुझे बेटा पैदा करके नहीं दोगी, मैं तुम्हें अपने शक्ल नहीं दिखाऊंगा। मैंने कहा, आप यह कैसी बातें कर रहे हो? मैं हैरान हो गई थी शांतुन की बातें सुनकर। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है। खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था यह सिलसिला। मैं बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी शांतुन का चेहरा देखने में नाकाम रही। शांतुन सुबह होते ही घर से चले जाते थे और फिर रात को बहुत देर तक घर वापस आते थे। एक दिन मैंने सोच लिया था कि मैं आज तो शांतुन का चेहरा देख कर ही रहूंगी, तो मैंने पहले से ही अपने पास शांतुन का मोबाइल छुपा कर रख लिया था। जैसे ही शांतुन कमरे के अंदर आए तो मैंने फौरन ही मोबाइल की टॉर्च उसके चेहरे की तरफ ऑन कर दी, लेकिन शांतुन ने
पहले चेहरे का मास्क लगाए हुआ था, जिसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा मायूसी हुई थी। तो सातुन मेरे पास आया और आकर बैठ गया। फिर कहने लगा, तुम आखिर इतनी बार मेरा चेहरा देखने की कोशिश करोगी? याद रखना, मेरा चेहरा देखने के लिए हर बार मुझे नाकामी का ही सामना करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि जब तक तुम मुझे मेरी औलाद वारिस नहीं दोगी तब तक तुम मेरा चेहरा नहीं देख सकोगी। मैंने सातून से कहा, भला आपकी यह कैसी शर्त है? उन्होंने कहा, मैं वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। और तुम्हें पता है कि मैंने अपने चेहरे पर यह मास्क क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मेरा चेहरा देखने की कोशिश जरूर करोगी, इसलिए मैंने पहले ही अपने चेहरे को ढक रखा है। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। मैं खुश तो थी, लेकिन सातुन चेहरे की वजह से मुझे कुछ टेंशन सा लग रहा था। हमारी शादी को 5 महीने हो चुके थे, लेकिन अभी तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। और मैं इस बात से खुश थी, क्योंकि जिस इंसान को मैंने अभी तक देखा नहीं था, मैं उसके बच्चे की माँ कैसे बन सकती थी। यहाँ पर मुझे किस चीज का कोई कमी नहीं था। जरूर हर चीज मेरे लिए मौजूद थी, लेकिन जिंदगी इन चीजों के सहारे भी तो नहीं गुजरा जा सकती थी। अब मैं तंग आ चुकी थी इस तरह की जिंदगी गुजार गुजार कर। मैं सारा दिन घर में अकेले बैठ बैठ कर बोर हो जाती थी। यहाँ पर मेरे पास कोई भी नहीं था जिससे मैं बातें कर अपना दुख सुख बांट सकती थी। मुझे अकेलेपन से बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। कभी कभी तो मेरा दिल करता था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। फिर मेरे कदम यही बात सोचकर रुक जाते थे कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो आखिर जाऊंगी कहाँ? मेरे पास तो रहने के दूसरा कोई ठिकाना भी नहीं है। भैया और भाभी के पास तो मैं जा नहीं चाहती, क्योंकि जो इंसान उन्होंने मुझ पर लगाए थे, उस इल्जाम को मैं भुला नहीं पाई हूँ। वैसे भी अगर मैं उनके पास चली भी जाती तो वो लोग थोड़ा ही मुझे अपने घर में रख लेंगे। वक्त तेजी के साथ गुजरा जा रहा था। वक्त की बस यही बात अच्छी लगी थी कि रुकती नहीं थी। जैसे भी हो आखिर गुजर ही जाता था। मेरी शादी को पूरे 6 महीने हो गए थे और अब मुझे गुड न्यूज मिल गई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मैंने अभी तक सातुन को नहीं देखा था। उसे जब भी ये बात पता चली कि वो बहुत खुश हो गया और मेरे खाने पीने का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगा। उसने मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दी थी, लेकिन मैं इन सब चीजों के बावजूद भी खुश नहीं थी, जिसकी वजह से मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। डॉक्टर ने मुझे अपना बहुत ख्याल रखने के लिए कहा था, क्योंकि मुझ में कमजोरी बहुत ज्यादा हो गई थी, जो मैंने और मेरे बच्चे की सेहत के लिए बहुत खतरनाक थी। एक दिन मेरी तबीयत खराब होने लगी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैं पानी पीने के लिए उठी तो मुझे अचानक ही तेजी से चक्कर आ गया और मैं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई थी। सातून ने मुझे संभालने की कोशिश की। वो कहने लगा, मेरा उठो, आंखें खोलो, तुम ठीक हो ना? प्लीज देखो मेरी तरफ, मेरा इधर देखो। जब मैं होश में आई तो सातून बहुत डरा हुआ था और मेरे पास ही बैठा हुआ था, मुझे जगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और जैसे ही सातून की तरफ नजर उठाकर देखा तो उसको देखते ही रह गई, क्योंकि घबराहट की वजह से सातून अपना चेहरा छुपाना ही भूल गया था। आज शादी के पूरे 1 साल बाद मैं सातून का चेहरा देखा था। मुझे होश में देखकर सातून ने सुकून का सांस लिया और फिर मुझसे कहने लगा, मेरा तुम ठीक हो ना? इस तरह अचानक तुम्हें क्या हो गया था? सातून मुझे देखकर बहुत परेशान हो गया और उसके चेहरे से परेशानियां साफ जाहिर हो रही थी। लेकिन यह देखकर मैं हैरान रह गई कि सातून तो बहुत ज्यादा स्मार्ट और खूबसूरत थे। उनकी आंखें भी गोल्डन कलर की थी और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं इसे यकीन के साथ बस सातून को देखते चली जा रही थी। मुझे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने इतना खूबसूरत इंसान आज से पहले अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मैंने अपनी नज़र सातून के चेहरे से हटाना ही भूल गया। मेरा मन कर रहा था कि मैं बस सातून को एक नज़र देखती रहूं। मुझे इस तरह खोया हुआ देखकर सातून और ज्यादा घबरा गया और फिर सातून ने मेरे चेहरे को हल्का सा थपथपाया था। सातून मेरी तरफ देखकर कहने लगा, मेरा तुम ठीक हो ना? मैं बड़ी मुश्किल में अपनी आंखें सातून के चेहरे से हटाई और कहा, हाँ मैं ठीक हूँ और अब पहले से काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। सातिन को भी इस बात का आइडिया हो गया था कि मैं उसका चेहरा देख चुकी हूँ। मैं सातून की तरफ सवाल करती हुई नजरों से देख रही थी, तो सातून ने मुझसे कहा कि तुम ऐसी मेरी तरफ क्यों देख रही हो? क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? कि मैंने फौरन कहा, हाँ, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मैंने सातून से कहा कि आप इतना खूबसूरत और हैंडसम हो, फिर भी आप
अपना चेहरा मुझसे क्यों छिपाते रहें? तो सातून ने मेरी तरफ देखा और कहा कि मैं एक फेमस स्मगलर हूँ। मेरे पोस्टर इस शहर में जगह-जगह पर लगे हुए हैं। मुझे डर था कि अगर तुमने मेरा चेहरा देख लिया, तो तुम मुझे फ़ौरन ही पहचान लोगी और तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, क्योंकि मैं एक मुजरिम हूँ। कोई भी शरीफ लड़की इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसका पति मुजरिम हो। मैंने कहा कि मैं तो आज आपको पहली बार देखा है। मैं ज़्यादातर अपने घर में ही रहती थी, कभी ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकली हूँ, बस हमेशा घर की ही चारदीवारी में अपनी ज़िंदगी का गुज़ारा है। मेरा कहीं भी आना-जाना नहीं था, इसलिए मुझे आपके बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैंने कभी आपका पोस्टर नहीं देखा। फिर मैंने बड़ी हैरत करते हुए पूछा, सातून, आखिर आपने ऐसा कौन-सा जुर्म किया, जो आप अपने को मुजरिम कह रहे हो? सातून ने कहा, पुलिस ने मुझे पकड़वाने के लिए हर जगह पोस्टर लगवाए हुए हैं और मैं इस तरह से छुपता फिर रहा हूँ। सातून ने मुझे बड़े दुख के साथ बताया कि मैं पुलिस की नज़र में एक मुजरिम हूँ। मैंने एक ड्रग्स की स्मगलिंग की है। सातून की बात सुनकर मुझे डर लगने लगा था और फिर मैंने कहा, क्या सच में आपने ऐसा किया है? लेकिन आपको देखकर तो ऐसा नहीं लगता। आपके चेहरे से मासूमियत साफ नज़र आती है। मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन अगर आपने ऐसा किया है, तो फिर आपने मेरे साथ शादी क्यों की? तो सातून ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया मेरा, बल्कि मैं तो कभी गलत काम करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे इस झूठे इल्ज़ाम में फँसाकर मुझे पुलिस के हवाले करवा दिया था और वह लोग खुद साफ बच गए थे। वे लोग तुरस्क की स्मगलिंग करते थे और मुझे उनकी सारी सच्चाई पता चल गई थी। मैं उनको पकड़वाना चाहता था, लेकिन सब उल्टा पड़ गया। मैं बहुत अमीर हूँ और मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। मेरे दोस्त मेरी जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए वह लोग मुझे झूठे इल्ज़ाम में फंसवा रहे हैं। ये सब उन लोगों की प्लानिंग है कि मैं जब जेल चला जाऊँ तो मेरी सारी प्रॉपर्टी वे लोग हथिया लेंगे। इसलिए मैंने तुमसे शादी की ताकि मेरा वारिस पैदा हो जाए और मैं जेल जाने से पहले ही अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने वारिस के नाम कर दूं, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना मेरे माता पिता हैं और ना ही कोई भाई बहन है जिसके लिए मैं यह सब कुछ कर सकता हूँ। मैंने यह सब इसलिए किया ताकि सारी जायदाद मेरे अपने बच्चों को मिल जाए। उसके बाद अगर तुम सजा या मौत भी हो जाए तो मुझे दुख नहीं होगा और यह लोग अपनी प्लानिंग में नाकाम हो जाएंगे और इन लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। सातून की बातें सुनकर मैंने उससे कहा, लेकिन आपने अपने साथ शादी करने का सिर्फ मुझे ही क्यों चुना इस काम के लिए? तो आप कोई भी लड़की से शादी कर सकते थे। क्या आप बच्चा पैदा हो जाने के बाद मुझे छोड़ देंगे? मेरी यह बात सुनकर सातून की आंखों में आंसू आ गए थे। सातून ने कहा, मीरा, तुम्हारे भैया को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि मैं एक मुजरिम हूँ। मैं फंस चुका हूँ। मुझे तुम्हारी भाई को यह बात बताई थी कि मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने उसको यह नहीं बताया था कि मैं बच्चा पैदा होने के बाद अपनी सारी जायदाद अपने बच्चे के नाम कर दूंगा। तुम्हारे भैया ने अपनी बहन की शादी एक मुजरिम के साथ जानते हुए भी करवा दी है कि वह मुजरिम है और उसे कभी भी सजा हो सकती है। मैं तभी समझ गया था कि तुम अपने भाई के लिए कोई अहमियत नहीं रखती हो। तभी तो वह मेरी इतनी सी बात पर अपनी बहन का रिश्ता मेरे साथ करने को तैयार हो गया था। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई की नीयत को समझ चुका हूँ कि तुम उसके लिए बोझ हो। तभी तो उसने मुझे जैसी मुजरिम के साथ तुम्हारी शादी करवा दी, वरना कोई भी भाई भला अपनी बहन की शादी यह जानते हुए कि यह लड़का मुजरिम है तो अपनी बहन के साथ कैसे करवाएगा? तुम बहुत अच्छी लड़की हो मेरा, जिसने मेरा चेहरा ना देखते हुए भी मेरे साथ 1 साल गुजार दिया। कोई और लड़की होती तो मुझे ना जाने कब का छोड़कर चली गई होती। तुमने मेरा बहुत मदद की है और इसी दौरान मुझे तुमसे प्यार भी हो गया है। मैं एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी फैमिली बंगाल में रहती है। मेरे परिवार में तो कोई नहीं है। मैं यहाँ पर काफ़ी सालों पहले नौकरी करने आया था और यहाँ अपना बिजनेस सेट करने के बाद मैंने अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी कर ली। मैंने सातून के हाथ पर अपना हाथ रखा और उनसे कहा, आखिर भला आप इस तरह से कब तक भागते रहेंगे? आपने कुछ नहीं किया तो आप इस मुश्किल का सामना करो और खुद जाकर पुलिस के हवाले हो जाओ। भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। देख लेना, मुझे भगवान पर बहुत भरोसा है। सातून कहने लगा, मुझे भी भगवान पर भरोसा है, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि हमारे देश में इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर बेगुनाह को सजा दी जाती है और गुनहगार को आज़ादी से घूमते रहते हैं।
फिर मैंने सातून को बहुत समझाया। मेरा कहना मानते हुए सातून ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। सातून के जेल जाने के बाद मैंने उनकी तरफ से एक अच्छा वकील किया था। हमारे पास पैसे की तो कोई कमी थी नहीं, तो इसलिए मुकदमा चला और सातून पर कोई भी इल्जाम साबित नहीं हुआ था। अदालत ने सातून को बाइज्जत रिहा कर दिया था। उसके बाद भगवान ने हमें एक प्यारा सा बेटा दिया था। सातून की जिंदगी का मकसद भी पूरा हो गया था। आगे कभी कुछ ऐसा हो, इससे पहले ही सातून ने आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम और आधी मेरे बेटे के नाम करवा दी थी। अब हमारी जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। मैं सातून के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि मैं कभी अपने भैया भाभी को माफ नहीं करूंगी। भगवान उनको उसके किए की सजा जरूर देगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपके तक पहुंचे। हम आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के साथ।